नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हिंदी पेपर 4 अर्थात CE 304 में दीपदान एकांकी के बारे में समझेंगे। मगर दीपदान एकांकी समझे, उसको जाने उसके पूर्व दीपदान एकांकी के रचयिता डॉक्टर राम कुमार वर्मा का परिचय हम प्रस्तुत करेंगे। बहुत सारे वीडियो हमने सूखी डाली एकांकी पर प्रस्तुत किए। सूखी डाली एकांकी की कथा वस्तु, सूखी डाली एकांकी का उद्देश्य, सूखी डाली एकांकी में प्रतीक योजना, शीर्षक, सूखी डाली एकांकी में समस्याएं, सूखी डाली एकांकी के प्रमुख पात्र, दादा मूलराज का चरित्र चित्रण, इन सभी बातों पर हमने चर्चा की। इसके अलावा बेला का चरित्र पूछा जा सकता है, इंदु का चरित्र पूछा जा सकता है संक्षिप्त में, तो वो आप कथा वस्तु के आधार पर लिख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो सूखी डाली एकांकी के हुए, इसलिए आज जो है आपके सामने एक ऐतिहासिक एकांकी दीपदान जो आपके पाठ्यक्रम में है उस पर प्रकाश डालेंगे। मगर उससे पूर्व दीपदान एकांकी के जो रचयिता हैं, जो एकांकी जगत के सम्राट माने जाते हैं, आधुनिक एकांकी के जनक भी उनको कहा जाता है, ऐसे राम कुमार वर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है, उनका जन्म 15 नवंबर सन 1905 में हुआ। मध्य प्रदेश के सागर जिले में उनका जन्म हुआ है। उनके पिता का नाम लक्ष्मी प्रसाद वर्मा और माता का नाम श्रीमती राजरानी था। जो श्रीमती राजरानी उनकी माता है, वो उस वक्त श्रेष्ठ कवयित्रियों में से एक थी, वो आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छी कविता लिखती थी वे। इनके पिता डिप्टी कलेक्टर और बाद में असिस्टेंट कमिश्नर हो गए थे। यानी आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो परिवार है, ये माता पिता है उनके, वो शिक्षित घराने के और बहुत ही पढ़े लिखे परिवार के वे थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को विद्यार्थी काल से ही अभिनय की बहुत उत्सुकता थी। वो बहुत अच्छा अभिनय भी करते थे। अपने विद्यार्थी काल में वे अत्यंत मेधावी भी थे। मेधावी का मतलब है बहुत ही चतुर थे, बहुत ही प्रतिभाशाली थे। बचपन से ही काव्य की प्रेरणा उनको मिली थी। उन्होंने रामचरितमानस जो है तुलसी द्वारा रचित है वो, और मीरा के पदों को भी बहुत तन्मयता से उन्होंने पढ़ा था। और मैंने आपको कहा, उसी प्रकार पठन पाठन के अतिरिक्त अभिनेता बनने की उनकी प्रबल इच्छा थी। कहा जाता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जब तक पढ़े तब तक अपने क्लास में वो हमेशा सर्वप्रथम ही आते थे। यहाँ तक उन्होंने MA भी जब किया, तब MA में भी वो अपनी यूनिवर्सिटी में प्रथम आए थे। तो इस प्रकार से बहुत प्रतिभाशाली उनका एक व्यक्तित्व था। हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा प्रथम श्रेणी में उन्होंने उत्तीर्ण की। उसके बाद उनकी रुचि जो है वो हिंदी साहित्य के प्रति अंकुरित हुई। इतना ही नहीं था कि वो केवल साहित्य रचना करते थे, मगर जब वो स्कूल कक्षा में थे तभी उनको प्रेरणा मिली स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने की। और इसी से 1921 में असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने अपना अध्ययन छोड़कर जो है असहयोग आंदोलन में अपना जो है सहयोग दिया, यानी कि वहाँ उसमें जुड़ गए। सन 1923 ईस्वी सन में हाई स्कूल और 1925 ईस्वी सन में उन्होंने इंटर की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इसके पश्चात वे प्रयाग आ गए। विद्यार्थी मित्रों, आपको पता है जो इलाहाबाद के नाम से प्रसिद्ध है वो शहर प्रयाग, तो प्रयाग जो है वहाँ आ गए। उन्होंने BA तथा MA की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। मैंने आपको पहले ही कहा कि MA की परीक्षा में वे प्रयाग विश्वविद्यालय यानी कि प्रयाग यूनिवर्सिटी में वो प्रथम स्थान में रहे, यानी कि वो प्रथम स्थान में उत्तीर्ण हुए। उनका सबसे प्रसिद्ध एक PhD का जो संशोधनात्मक इतिहास है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास।
नागपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और उन्होंने जो पीएचडी किया वो किया हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बाद में उसी पीएचडी के ग्रंथ को, उस संशोधित ग्रंथ को उन्होंने अच्छे पुस्तक के रूप में निर्माण किया। और आज भी यदि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में समझना हो तो उनका आलोचनात्मक इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा आपको समझने के लिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए। तो उनका आलोचनात्मक इतिहास जो है वो भी बहुत अच्छे एक इतिहास ग्रंथ की तुलना में माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के थे। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न आप जानते ही है कि जिसकी प्रतिभा किसी एक ही क्षेत्र में नहीं, अलग अलग क्षेत्र में भी वो हमेशा मुखर उठते हो, ऐसी उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी। वे हिंदी की छायावादी काव्यधारा के सुप्रसिद्ध कवि, नाटककार और समालोचक थे। छायावादी काव्यधारा शब्द के बारे में मैं आपको जो है फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि जब आपके प्रथम वर्ष में कोर्स में आधुनिक काव्य आते थे तब मैंने आपको हिंदी साहित्य का काव्य का इतिहास समझाया था। उसमें मैंने कहा था कि आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग के बाद छायावाद काल जो आया था काव्य में, उन छायावादी कवियों में निराला है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, ये आलोक स्तंभ के रूप में है। तो रामकुमार वर्मा ने भी छायावादी काव्यधारा का युग जो वो चल रहा था उसमें बहुत ही अच्छी कविताएं लिखी थी। वे अच्छे नाटककार थे, एकांकीकार थे और समालोचक थे। समालोचक यानी समालोचना, यानी कि किसी भी कृति की आलोचना करनी। कोई भी लेखक होता है, उनकी जो कृति होती है उनका उसका अध्ययन और उसका संशोधन करके अपने विचार दृष्टि से, अपने दृष्टिकोण से और बहुत सारी बातों को समाहित करके आलोचना की जाती है। करना ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी साहित्यकार रचना तो कर देता है मगर किसी की रचना की आलोचना करनी होती है तो ये बहुत कठिन बात है, क्योंकि किसी की भी आलोचना करने से पूर्व पहले तो उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, उनकी अन्य कृतियों को पढ़ना पड़ेगा और उसके आधार पर हमें आलोचना करनी पड़ेगी। तो आलोचक जैसे हमारे डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद है, तो ये ऐसे आलोचकों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का भी प्रमुख स्थान है। वे कवि और समालोचक की अपेक्षा नाटककार विशेष रूप से हुए हैं और विशेष रूप से एकांकीकार के रूप में अधिक लोकप्रिय हुए हैं। वैसे बचपन से ही अभिनय का उनको शौक था, इसलिए एकांकी के अभिनय के द्वारा उन्होंने अपनी जो है रुचि को बढ़ाया है। उन्होंने सामाजिक, पौराणिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सभी विषयों पर एकांकी लिखे हैं। यहाँ ऐतिहासिक एकांकी की जब बात आती है, दीपदान एकांकी आपके कोर्स में जो है वो ऐतिहासिक एकांकी है। तो ऐतिहासिक एकांकी किसे कहते हैं उस पर मैं आपको प्रकाश डालना चाहूँगी कि इतिहास के किसी घटना को लेकर, इतिहास के कोई पात्र को लेकर जब एकांकी रची जाए और उसमें अपनी कल्पना का समन्वय किया जाए उसे कहते हैं ऐतिहासिक एकांकी। अर्थात ऐतिहासिक एकांकी में यथ्य तथ्य जो इतिहास में घटना हुई वही नहीं लिखी जाती, मगर उसमें लेखक अपनी कल्पना दृष्टि का, अपनी रचनाशीलता का भी प्रयोग करता है। थोड़ा परिवर्तन भी कर सकता है, क्योंकि इतिहास उनको नहीं लिखना है, इतिहासकार इतिहास लिखता है, मगर एकांकीकार को अपनी रचना अपने दृष्टिकोण से, अपने विचार से, अपनी कल्पना के द्वारा करनी है। इसलिए वो क्या करेगा कि इतिहास से वो घटना लेगा, इतिहास का पात्र भी लेगा, मगर उन घटना या उन पात्र में वो अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर, अपनी रचनाधर्मिता के आधार पर परिवर्तन करके फिर जो है वो एकांकी या नाटक या जो भी है वो लिखेगा। तो उसको कहते हैं ऐतिहासिक एकांकी। यानी ऐतिहासिक एकांकी में इतिहास और कल्पना दोनों का समन्वय होता है। ऐतिहासिक एकांकीकार के रूप में डॉक्टर रामकुमार वर्मा को बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठा मिली है, बहुत उसमें वो प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने उस ऐतिहासिक एकांकियों में केवल इतिहास की जो घटना घटी है उसको केवल इतिवृत्त यानी वही लिख ही नहीं दिया है, मगर उसमें मानवीय संवेदना का उद्घाटन किया है। यहाँ तक काव्य में भी
वो अपनी कल्पना का समन्वय करके इतिहास के मूल रूप को जो है एकदम से परिवर्तित नहीं करते, मगर इतिहास के मूल रूप को लेकर उसमें कल्पना का समन्वय करके भी उन्होंने काव्य रचना की है। यानी काव्य में भी ऐतिहासिकता का आधार लिया है और एकांकी और नाटकों में भी उन्होंने इतिहास का आधार लिया है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से वर्मा जी का जो दृष्टिकोण है वो आदर्शवादी है। चरित्र चित्रण यानी यदि उन्होंने इतिहास के किसी पात्र का जो है उदाहरण लिया और उसकी महानता पर या उसकी देश भावना पर उन्होंने एकांकी रची, तो वो उनकी रचना जो होती है वो आदर्शवादी दृष्टिकोण पर ज़्यादा आधारित होती है। वो पात्र होता है वो आदर्शवादी होता है, उस दृष्टि से वो अपनी एकांकी रचते हैं। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें प्रमुख काव्य रचनाएं उनकी कौन कौन सी हैं, तो वीर हम्मद, चित्तौड़ की चिता, कुल ललना, रूपराशि, निशिथ, एकलव्य, चितवन, अभिशाप, अंजलि, चित्ररेखा और चंद्रकिरण। चित्ररेखा पर तो उन्हें पद्म भूषण जो है पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो ये जो चित्ररेखा जो है वो बहुत ही उनकी महत्वपूर्ण, वैसे कहे तो काव्य संग्रह के रूप में माना जाता है। यदि आपको डॉक्टर रामकुमार वर्मा का परिचय लिखना है और एकांकी, दीपदान एकांकी के बारे में लिखते हैं और उसके पहले रामकुमार वर्मा का परिचय लिखते हैं, तो आप यदि सभी काव्य रचनाओं को न लिखें तो भी चलेगा, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि चित्ररेखा जो उनकी काव्य रचना है, काव्य संग्रह जो है वो जरूर लिखना है। तो उनका प्रमुख काव्य संग्रह चित्ररेखा है और अन्य भी आप देखिए कि अन्य कविताओं में भी आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार उन्होंने इतिहास की घटना, इतिहास के पात्रों को ही आधार लिया है। उनकी कविताओं में भी ऐतिहासिकता झलक होती है। काव्य रचनाओं के बाद उनकी प्रमुख नाट्य रचना या एकांकी रचना यदि हम कहें तो विभूति, पृथ्वीराज की आंखें, सत्य का स्वद, विजय पर्व, रेशमी टाई, चारुमित्रा, सप्तकिरण, 8 एकांकी, 4 ऐतिहासिक एकांकी, ये सब एकांकी संग्रह है। ध्रुव तारिका, रजत रश्मि, रिम झिम, दीपदान और इंद्रधनुष। इसमें से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी है पृथ्वीराज की आंखें, वो ध्यान में रखना है। और आपको बहुत दूसरी उनकी महत्वपूर्ण जो एकांकी है वो है रेशमी टाई, चारुमित्रा और दीपदान तो आपके कोर्स में है ही। ये जो एकांकियाँ हैं वो आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। इन एकांकियों को आपको समझ लेना है कि किस प्रकार ये उनकी एकांकियाँ हैं वो महत्वपूर्ण है।